नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं रोहित कुमार आप लोगों को प्रतिशत के क्वेश्चनों को किस तरह ट्रिक के माध्यम से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं बता रहा था। दोस्तों, आज हमारी प्रतिशत की दूसरी क्लास है, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तो कल मैं आपको क्षेत्रफल के सवाल बता रहा था, तो उसी बेस पर आज हम लोग कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे सामने पहला सवाल है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ गई जबकि चौड़ाई 10% घट गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए कल मैंने एक ट्रिक बताई थी, a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100। तो आइए हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से उस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ गई, तो जो 20 है उसे हम लोग a मान लेंगे। जो पहले दिया होता है उसे हम लोग a मानते हैं और जो बाद में दिया होता है उसे b मानते हैं। जबकि चौड़ाई 10% घट गई, सूत्र के हिसाब से हम लोग करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर a हमारा 20 है और जबकि चौड़ाई जो है उसे हम लोग b मान लेंगे, और तो वो है 10 और चौड़ाई घट रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का निशान लगा दिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 20 में से 10 जाएगा तो आता है 10, ये प्लस का निशान है सॉरी, और एक जीरो से जीरो ये कट गया, एक जीरो से जीरो ये कट गया, तो माइनस का 1 गुणे प्लस का 2 तो आता है माइनस का 2, अर्थात आएगा 8%। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में 8% का परिवर्तन होगा। इसी तरह हम लोग दूसरा सवाल करते हैं, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग इसी सूत्र पर इस सवाल को भी हल करेंगे। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पर a और b दोनों ही 25 हैं, तो a 25 b भी 25, और इसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो 25 से कम 25, 2500 को 100, और 4 से अगर हम लोग इसे 2500 काट दें तो पहले इसे जोड़ लेते, तो 25 25 50, और ये 4 से अगर 2500 काटेंगे तो आएगा 6 सही 1/4, 50 और 6 को जोड़ दे तो आएगा 56 सही 1/4%। तो इस प्रकार उसका क्षेत्रफल 56 सही 1/4% बढ़ जाएगा। इसी तरह हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर जो एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, तो जो वृद्धि है यानी जो पहले दिया होता है, यहाँ पर वृद्धि हुई है पहले, तो वो हमारा a है 25%, प्लस का निशान लगा दिया। दोस्तों, इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसे भी करेंगे। और जो 10% की ऊंचाई में कमी हुई है, माइनस का 10 इसे लिख दिया। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 25 में से 10 जाएगा तो आता है 15, प्लस, और इसे काट दिया तो आया 10, और ऊपर बचता है 2.5, माइनस का 2.5, 15 में से माइनस का 2.5 जाएगा तो आएगा 12.5%। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में 12.5%
का परिवर्तन होगा। अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय पर आधारित प्रश्न। गोपाल, यहाँ पर आय व्यय पर आधारित प्रश्न है। इसे भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से किस तरह करेंगे, आइए देखते हैं। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है। तो गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। यानी दोस्तों, अगर 30 खर्च कर देता है 100 में से तो 70 बचा लेता है। फिर शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। तो शेष का 40% यदि परिवहन पर खर्च करता है तो 100 में से 60 यहाँ पर बच जाएगा। और शेष 50% बचाता है तो 50 लिख दिया। और इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 3864 रुपये। तो गोपाल की जो है मासिक बचत है वो 3864 रुपये है। एक दूसरा सवाल करके देखते हैं। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है। शेष का 50% वह भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1800 बचते हैं। तो नारायण का मासिक वेतन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है। तो 100 में से अगर 30 निकल जाएगा तो आता है 70। उसके बाद शेष का 50% भोजन पर व्यय करता है। तो 50 यदि 100 में से व्यय कर दिया तो 50 बचेगा। और 1,000 मकान का किराया देता है। तो 1,000 ये मकान का किराया हो गया। दोस्तों 1,000 ये खर्च हो रहा है, इसीलिए इसे मैंने माइनस में रखा है। इसके बाद उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। मैंने इस 1,000 को जो माइनस में है इसके साथ भेज देते हैं तो ये हो जाता है 2800। और अब संख्याएं जो हैं इन दोनों 100 को इसके साथ पलट कर लिख देते हैं। तो 2800 गुणे 100 गुणे 100 बटे 70 गुणे 50। अब इसे काट देते हैं तो हमारा 50 से ये 2 बार में कट गया, 50 दूनी 100। और 70 से इसको काट देते हैं तो ये हमारा कट जाएगा। और 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर आएगा 8,000। तो यहाँ पर नारायण का मासिक वेतन 8,000 रुपये है। इसी तरह दोस्तों, जब हम लोगों से आय पूछी जाए तो जब हम लोगों से बचत पूछी जाए तो हम लोग इस तरह करेंगे। और सेम इसी तरह जब हम लोग से आय पूछी जाए तो हम लोग उस सवाल को किस तरह करते हैं, आइए देखते हैं।
तो पहला सवाल ये रहा, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय कितनी होगी। तो देखते हैं यहाँ पर हमें आय नहीं पता, इसलिए आय गुणे 5% निर्धन कोष में खर्च करता है, यानी 100 में से 5 निकल जाए तो ये आता है 95। उसके बाद 20% बचत में जमा करता है, जो भी उसकी बचत है, तो 100 में से 20 निकल गया तो आता है 80। फिर उसके पास 1919 रुपये बचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे, नीचे वाले दोनों 100 को 1919 के साथ भेज देंगे इस तरह, और जो ऊपर की दो संख्याएं दी हैं उन्हें इस तरह लिख देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, और 4 से 100 काट देते तो आता है 25। ये हो गया 25 25 125, और 95 से इसे काट देंगे तो 5 से ये 101 बार में कटा, और 5 से ये 5 कट गया, तो 25 गुणे 101, तो हमारा आंसर आएगा 25 25। यानी उस आदमी की मासिक आय 2525 रुपये है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसी तरह हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें पूछा जाता है चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। दोस्तों कोई भी चीज़ हो हमेशा 100% पे ही मान के चला जाता है। यहाँ पर 2 उम्मीदवार हैं, मैं मान लेता हूँ A और B। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 65%, मान लेता हूँ मैं कि जो A है उसे 65% मिला, और 100% पे चुनाव हो रहा था, तो जाहिर सी बात है 100 में से अगर 65 A पाएगा तो बचा हुआ 35 B पाएगा। इसके बाद पूछता है कि 65% मत प्राप्त हुए और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले A और B के हार का डिफरेंस देखेंगे। तो 65 में से यदि 35 चला जाता है तो आता है 30%, यानी A जो B से है, A B से 30% मत अधिक पाया था। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल मत गुणे 30/100 बराबर 900 मतों से विजयी हुआ था। यहाँ पर भी 100 को पलटकर 900 के साथ लिख देंगे और 30 नीचे आ जाएगा तो आता है 30 तिहाई। 30 तिहाई 90, तो ये हमारा आ जाता है 3000। तो कुल मतदाताओं की जो संख्या है या मतदाता सूची में 3000 नाम दर्ज थे। ये दोस्तों चुनाव पर आधारित प्रश्न है। इसी तरह हम लोग एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। किसी चुनाव में A और B 2 प्रत्याशी थे। A ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000
मतों से हार गया तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी चीज़ हो वो 100% पर ही होता है। यहाँ पर भी ए और बी दो उम्मीदवार हैं, जिनमें ए जो है 45% मत पाया है। तो दोस्तों, जब 100 में से 45% ए पाता है तो जाहिर सी बात है 55% बी पाएगा। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं इन दोनों के बीच का हार का डिफरेंस क्या था। तो ए बी से 10% मत कम पाया है। तो ठीक है, इसी तरह कुल मत गुणे 10/100 और जो 1000 मतों से ए चुनाव हार गया था उसे लिख देते हैं। 1000 को पलटकर इसके साथ लिख देते हैं, 100 को पलटकर 1000 के साथ लिख देते हैं और ये 10 नीचे आ जाएगा। इस 10 से ये 10 बार में कट गया तो 10 × 100 बराबर 10,000। तो इस तरह उस चुनाव में मतदाताओं की संख्या 10,000 थी। आप लोग इसे नोट करते जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिए। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल मतदाताओं ने कितना मतदान किया। तो दोस्तों, मैंने बताया है कि चुनाव के पर आधारित प्रश्न 100% पर ही होते हैं, तो 100 को इधर यहाँ लिख लेते हैं। और जैसा कि आपको पता है इस चुनाव में 3 लोग हैं, तो यहाँ पर ए, बी और ये सी। तो यहाँ पर जीतने वाला उम्मीदवार, यानी मैं मान लेता हूँ कि जीतने वाला उम्मीदवार ए है जो कि 45% पाया है, और तीसरे स्थान पर रहने वाला उसे मैं मान लेता हूँ कि सी है जो कि 25% मत पाया है। तो दोस्तों, 100 में से 45 ए पाया है, 25 सी पाया है, तो इन दोनों को मिलाकर होते हैं 45 और 25 हमारा 70। तो जब 100 में से 70 निकल गया तो बचा हुआ 30% बी पाया होगा। तो दोस्तों, हार और जीत का फैसला इन्हीं दोनों में हुआ होगा। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे करीबी वाला प्रतिद्वंदी बी था, तो इसी से हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर है 15, और जो चुनाव में 4500 जो दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया है, तो यहाँ पर भी कुल मत गुणे 15/100 बराबर 45। 100 को इसके साथ पलट कर लिख देंगे तो 4500 गुणे 100/15, तो 15 तिहाई 45, ये हो जाएगा हमारा 30,000। तो इस चुनाव में कुल 30,000 मतदान हुए हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, तो मैंने मान लिया ए, बी, सी, और जीतने वाला उम्मीदवार मैंने माना कि ए जो है वही जीतने वाला उम्मीदवार है जो कि 45% मत पाया था। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले, तो 45 जीतने वाला पाया और तीसरे स्थान पर रहने वाला सी जो है 25% मत पाया है। तो दोस्तों, चुनाव पर आधारित प्रश्न हमेशा 100% पर होते हैं। तो जब 45 और 2500 में से निकल गए तो बचे हुए 30% मत वो हमारा बी पाया होगा। और इस तरह के क्वेश्चनों में जो सबसे करीबी उम्मीदवार होता है उसी पर क्वेश्चन को रख कर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए और बी यही दोनों सबसे करीबी उम्मीदवार हैं। तो बी जो कि हारा है ए से, उसका डिफरेंस है 15% मतों का। तो हमने अपनी ट्रिक रख दी, कुल मत गुणे 15/100 बराबर 4500। 100 को पलट कर 4500 के साथ लिख दिया और 15 नीचे आ गया। इसे सॉल्व करने पर आता है 30,000। तो इस चुनाव में कुल 30,000 मतदान हुए हैं।
चलिए एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए? इसे करते हैं। तो यहाँ पर 3 उम्मीदवार हैं, ए, बी, सी। ए को 10% मत मिले और वह किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और जो बचा हुआ है वो सी को, यहाँ पर 100 में से 48 और 10 हो गया 58, तो बचा हुआ 42% वो हमारा सी को मिला होगा। तो मैंने बताया था कि हार और जीत का फैसला करीबी उम्मीदवारों के बीच होता है। तो यहाँ पर बी और सी में हार का फैसला जो हुआ है वो 6% मतों से हुआ है, यानी जो सी है वो बी से 6% मत कम पाया था, इसलिए वो हार गया। तो कुल मत और 1200 मतों से भी हमारा चुनाव जीता है। तो 1200 को यहाँ लिख दिया। ठीक इसी तरह 100 को पलट कर 1200 के साथ लिख देंगे और 6 को हमारा नीचे आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, तो 200 ये और 100 ये, तो हमारा आंसर आता है 20,000। इस चुनाव में जो मतदान हुए हैं या मतदाताओं की संख्या है वो 20,000 है। मिश्रण पर आधारित प्रश्न। आइए हम लोग देखते हैं मिश्रण पर आधारित प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। चलिए, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमारे पास कोई 15 लीटर का एक घोल है जिसमें कुछ चीनी है और कुछ पानी है। तो और कहता है कि 15 लीटर के घोल में 40% चीनी है, तो हमें पता कैसे करना पड़ेगा कि 15 लीटर के घोल में कितनी चीनी है और कितना पानी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, तो इसी 15 का हमें 40% निकाल देना है। तो हमारा आता है 6 लीटर। तो 15 लीटर की घोल में 6 लीटर चीनी है, तो बचा हुआ 9 लीटर वो हमारा पानी है। अब कहता है कि यदि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो दोस्तों यदि 3 लीटर पानी और मिला दें तो यहाँ पर लिखते हैं 3 लीटर पानी और मिलाने पर, तो 15 लीटर हमारे पास पहले से था, 3 और मिला दिया, हो जाता है 18। तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? तो चीनी की मात्रा है हमारी 6 और 100 हमारा परसेंट वाला है, और जो नए घोल की मात्रा है वो हमारी 18 है। तो 6 से हमने 18 काट दिया, 3 बार में कट गया, और 3 से अगर हम 100 को भाग दें तो आता है 33 सही 1/3%। यानी 15 लीटर के घोल में हमारी 6 लीटर तो चीनी थी, और यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो हमारी जो चीनी है वो 33 सही 1/3% बचेगी, जो कि 15 लीटर घोल में 40% थी। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए।
आइए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर कहा गया है बालू और लोहे के 10 किग्रा मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। यहाँ पर बालू और लोहे का हमारे पास 10 किग्रा मिश्रण है। यहाँ पर हमारा बालू है और ये लोहा। दोस्तों कह रहा है बालू और लोहे के 10 किग्रा मिश्रण में 20% लोहा है, तो यदि हम लोग 10 का 20% निकाल दें तो हमें लोहे की मात्रा पता चल जाएगी। तो यहाँ पर लोहा हमारा 2 kg है, तो 10 में से यदि 2 किलो लोहा है तो बचता है 8 किलो, वो हमारा बालू है। आगे पूछ रहा है उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास यदि ये 8 kg बालू है, यदि इसमें हम लोग x बालू और मिला दें, यदि हम लोग इसमें हमारे पास 8 kg बालू है, यदि हम लोग इसमें x kg बालू मिला दें और जो लोहा है वो हमारा 2 kg ही रहेगा, तो जो मिश्रण है वो हो जाता है, जो उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो लोहा हमारा 10% हो जाए, यानी 90 जो है वो हमारी बालू हो जाए। तो अब हम लोग ये 0 से 0 कट गया, x हमारा बाहर आ जाएगा और 18 में से 8 जाएगा तो बचेगा, 18 में से 8 जाए तो बचेगा 10, यानी 10 kg इसमें हमें 10 kg बालू और मिलानी होगी, जिससे हमारा जो लोहा है वो 10% हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, बालू और लोहे के 10 kg मिश्रण में, तो ये हमारा 10 kg मिश्रण है, इसमें कुछ बालू थी और कुछ लोहा था। फिर उसके बाद कहता है कि 20% लोहा है, तो 10 kg मिश्रण है, इसमें 20% लोहा है, तो मैंने 10 का 20% निकाल लिया तो आता है 2 किलो। यानी अगर 10 किलो मिश्रण में 2 किलो बालू है तो जाहिर सी बात है बचा हुआ 8 जो है वो हमारा बालू होगा। तो यहाँ पर 8 kg वो बालू है। अब उसके बाद पूछता है इसमें कितनी बालू और मिलाया जाए। तो हमने जो हमारी 8 kg बालू है उसमें x बालू और मिला दी, और जो हमारी 2 kg लोहा था उसमें कुछ नहीं मिलाया। तो जो मिश्रण है हमारा, कितनी बालू और मिलाया जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो यदि 100 में से लोहा 10 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है बालू अपने आप 90 हो जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है x, यानी जो हमारी बालू है 10 kg बालू और मिलाई जाए तो हमारा जो मिश्रण है लोहे का वो 10% हो जाएगा, यानी हमारा लोहा 10% हो जाएगा।